हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपका वर्मा प्रेस का है। समझ गए? वर्मा प्रेस बुक जो है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये 2026 का मॉडल पेपर भी है। तो आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कीजिए। इसका 4-5 क्वेश्चन आपको इससे एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते। इतिहास क्लास 12। चलिए पहला, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा अज्ञात था, कुत्ता का प्रयोग होता था, गाय का होता था, हाथी का होता था। हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई? 1921 में। और आपको पता होगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो मौर्य काल में सबसे अधिक जो है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ था। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं। अष्टधाई की रचना किसने की? तो महर्षि पाणिनि ने की थी। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यही थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक या प्रथम शासक। अब देखिए आगे, कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार थे वाल्मीकि। महाभारत का वेद व्यास। महाभारत का वेद व्यास। हिंदुओं का दो पवित्र धर्म ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो ये 18 दिन तक चला था, आपको पता होगा। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो यहाँ पे जातक में बौद्ध धर्म की गाथाएं जो है ये संकलित है। शेरवाद किस धर्म से संबंधित थे? ये बौद्ध धर्म से। रेला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। आपको पता होगा इब्न बतूता। किसका जन्म स्थान तलवंडी है? गुरु नानक। इसमें आंसर गलत दिया है, गुरु नानक होगा, सिखों का धर्मगुरु। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये था चैतन्य महाप्रभु। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? ये था तालीकोटा का युद्ध। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? इसको पोलज कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको याद रखना है। विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। विजयनगर की खोज 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध मतलब अभी लखनऊ जिसका नाम है, तो स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था ये बेगम हजरत महल ने। समझ गए? अब चलिए अगला क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? ये वेलेजली ने प्रारंभ किया था। समझ गए आप लोग? चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922। कहीं कहीं 5 फरवरी दिया है, तो 4 नहीं रहे तो 5। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था 1920 में, उसको वापस किया था चोरा चोरी कांड के बाद। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931। गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं इसको। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछा है तो सी राजगोपालाचारी। अब भारतीय नहीं रहता तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो निकोली कोल्टी। नए सार संत किसकी पूजा करते थे? ये शिव की पूजा करते थे। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता ने रिहला पुस्तक की रचना की। इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है? तो मक्का, टमाटर, आलू। तो कोई भी भारत का नहीं है। तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये जहांगीर ने लगाया था। समझ गए? चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग इसको, बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला, पितृ सत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं? पितृ सत्तात्मक मतलब समाज में पिता का अधिकार। तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति के पिता होने पर उत्तराधिकार पुत्र को और पुत्र से पौत्र माने पोता को, मतलब इसमें समाज में पिता का अधिकार होगा। पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये चलते रहेगा। पुत्र पौत्र, पुत्र माने बेटा, पौत्र माने पोता। तो इस आधार पे अधिकार। गोत्र से आप क्या समझते हैं? जैसे गोत्र माने कोई भी ऋषि मुनि का नाम होता है, परदादा उससे पहले कोई होगा, तो सभी गोत्र है। गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न होने का समुदाय हो गया। दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है? ये श्रीलंका से संबंधित है।
तो लिख सकते हैं दीपवंश और महावंश श्रीलंका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए, साथ ही इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी इलेक्टिव सबका वीडियो बना दिए हैं आप लोग, जो भूगोल तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लाया था। गोपुरम क्या है? तो देखिए जो मंदिर होता था विशाल मंदिर, उसका मुख्य प्रवेश द्वार, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, विशाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इसे विजयनगर के सम्राट ने बनाया था, कृष्णदेव राय ने, और ये जो है राजा का वीरता का प्रतीक है। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा यही था, 1498 में भारत आया था, भारत की खोज, कालीकट गुजरात। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? आपको पता होगा 16 महाजनपद है टोटल, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध है। तो इसके शक्तिशाली होने का क्या कारण है? तो पहला, महत्वाकांक्षी शासक। अपने महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए तत्कालीन शासकों ने विभिन्न ढंग अपनाए ताकि उसके साम्राज्य का विस्तार हो सके। बिंबिसार ने पड़ोसी प्रदेश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल को अपने शक्ति के बल पर हथिया लिया। महापद्म नंद ने कौशल और कलिंग को हड़प लिया। साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह की नीतियां का सहारा लेकर मगध का उत्थान किया गया। प्राकृतिक संपदा, मगध राज्य के प्राकृतिक साधन बड़े विशाल थे। मगध में विशाल लोहे के खानों के कारण हथियार, उद्योग धंधे, कृषि संबंधी औजार उपलब्ध होना आसान थे। इस प्राकृतिक संपदा के कारण मगध राज्य का विकास करना आसान हो गया। अनुकूल स्थान पर राजधानी, मगध की एक ओर तो पहाड़ियों से घिरी राजधानी राजगिरी थी, जिसको अभी राजगीर बोलते हैं, दूसरी ओर गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र, राजधानी पाटलिपुत्र। इन तक आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच पाते। प्राकृतिक सुरक्षा से परिपूर्ण ये राजधानियां भी मगध साम्राज्य से उत्थान का एक बड़ा कारण सिद्ध हुई। सैनिक शक्ति, मगध की सेना में हाथी, घोड़े और रथ थे। हाथियों द्वारा शत्रु सेना के घोड़े रौंद दिए जाते थे, जिसके कारण भगदड़ मच जाती थी। किलों के विशाल दरवाजों को तोड़ने में हाथियों की सहायता ली जाती थी। रथों और घोड़ों को ठीक प्रयोग भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ था। उपजाऊ भूमि, गंगा के आसपास स्थित होने के कारण मगध राज्य में उपजाऊ भूमि की कमी नहीं थी, अतः देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कृषि का बड़ा सहयोग था। इससे राज्य में समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। तो यही सब कारण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? इंपॉर्टेंट है ये। स्तूप को पवित्र स्थल माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़ी कुछ अवशेषों जैसे उसकी अस्थियां या उसके द्वारा प्रयुक्त सामान को रखा जाता था। सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश भोपाल में। इतने आप लोग लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41 नंबर। अल बिरूनी कौन थे? भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था? तो अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अल बिरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और कई भाषाओं, सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत का ज्ञाता था। सन 1017 में सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और लूट के माल के साथ अल बिरूनी को भी गजनी ले गया, जो कि अफगानिस्तान में है। अपनी योग्यता एवं विद्वानता के बल पर वह सुल्तान का चहेता बन गया। महमूद के भारत आक्रमण के अवसर पर अल बिरूनी भारत आया और देश के विभिन्न भागों में ठहरा। भारत यात्रा का उसका उद्देश्य भारतीय दर्शन, ज्योतिष एवं धर्म का ज्ञान प्राप्त था। खानका क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, सूफी संत वाला है ये। तो खानका क्या है? तो चिश्ती सिलसिला का खानका आश्रम सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। वहाँ कई छोटे बड़े कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी था। यहाँ एक लंगर भी चलता था जो मुफ्त में भोजन ग्रहण कराता था। विजयनगर साम्राज्य का पतन, आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी हरिहर और बुक्का ने। तो उसका पतन कैसे हुआ?
कृष्णदेव राय ने अपने पराक्रम एवं कुशलता से साम्राज्य को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाया, परंतु उसके उत्तराधिकार इतने सक्षम नहीं थे। सन 1529 में उसकी मृत्यु के साथ ही राजगद्दी के लिए अच्युत्य राय के विरुद्ध राम राय की दावेदारी शुरू हो गई, जिससे कूटनीति बढ़ी और बीजापुर के सुल्तान को विजयनगर में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। इस स्थिति में राजप्रतिनिधि नायक भी विद्रोह पर उतरने लगे, जिसके कारण अच्युत राय को काफ़ी परेशानी हुई। इसके अतिरिक्त राम राय द्वारा सुल्तानों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करवाने के जोश से परेशान एकजुट होकर उन्होंने विजयनगर पर 1565 में हमला कर इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। आधुनिक काल की तरह गुप्त काल में कृषि मानसून पर निर्भर थी, परंतु फसलों को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृत्रिम उपाय किए गए। सिंचाई कार्यों को राजस्व की मदद भी मिलती थी। उत्तर भारत में राज्य ने कई नहर व नाले खुदवाए और नई पुरानी नहरों की मरम्मत कराई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं का वर्णन करें। कार्नवालिस ने चलाया था, ये याद रखना है। तो 1790 ईस्वी में कार्नवालिस, पूरा नाम था लॉर्ड कार्नवालिस, ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए एक निश्चित लगान के बदले उसके साथ 10 वर्ष के लिए भूमि प्रबंध किया जाए। यही अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। इसका क्या नियम है? इसके लिए भूमि की कोई नाप नहीं करवाई गई और इन्हीं भूमि की उर्वरता को निश्चित की गई। किंतु कार्नवालिस जमींदार के साथ भूमि का अस्थायी प्रबंध करना चाहते थे, क्योंकि उसके विचार से 2 वर्ष की अल्प अवधि में कोई भी जमींदार भूमि में अस्थायी सुधार करने का प्रयास नहीं करेगा। इस प्रकार 1790 ईस्वी में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए किए गए प्रबंध को निर्देशकों की स्वीकृति ने 1793 ईस्वी में अस्थायी घोषित किया। 22 मार्च 1793 ईस्वी में अस्थायी प्रबंध या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू कर दिया। यह प्रबंध भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तक बना रहा। भूमि के इस अस्थायी प्रबंध या इस्तमरारी बंदोबस्त के द्वारा जमींदार भूमि के स्वामी स्वीकार किए गए। जमींदार को एक निश्चित अवधि के अंदर वसूल किए गए लगान पर 10/11 भाग कंपनी को दे था और 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखना था। लगान की राशि निश्चित कर दी गई। निश्चित समय पर लगान न चुकाने की स्थिति में जमींदारों को जमींदारी की नीलामी कर देना भी व्यवस्थित है। किसान द्वारा जमींदार को दी जाने वाली लगान की राशि पट्टे में लिख दी गई थी। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। यद्यपि संविधान का स्वरूप संघात्मक है, परंतु इसका झुकाव केंद्र की ओर है। केंद्र सरकार के पास राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तियां हैं। संविधान में संघ को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। आपातकाल की स्थिति में संविधान ने संघीय सरकार को विशेष अधिकार प्रदान किया है। भारत का राष्ट्रपति चाहे तो विशेष कारणवश संपूर्ण देश का शासन अपने अधिकार में ले सकते हैं और विभिन्न राज्यों के स्वतंत्र अधिकार को स्थापित कर सकते हैं। विश्व के किसी भी संविधान में सर्वोच्च अधिकार नहीं दिया गया। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, यद्यपि भारत संघ में शामिल होना किसी समझौता का परिणाम नहीं है, बल्कि किसी राज्य को इससे अपने संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संघ यूनियन है या अनस्वर है। एकात्मक विशेषता के निम्न उदाहरण है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। एक हरी नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करना, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, केंद्र की संकटकालीन शक्तियाँ, तो ये सब है। चलो अब भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा सुनो समझो। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव। प्राचीन भारत में भारतीय प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, यद्यपि शिव, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं का समावेश हो चुका था। यद्यपि मध्यकाल से पूर्व भक्ति का स्वरूप नहीं दिखाई देता था, जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण प्राप्त हुई। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की आत्मा के द्वारा किया हुआ यह प्रयत्न कहा जा सकता है, जिसके द्वारा उसने अंधविश्वास से जकड़ी हुई जाति को जगाने का प्रयत्न किया। वह जाति गहरी नींद से अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ तथा उसने भक्ति के प्रकाश द्वारा अपने मुक्त अनुभव किया। कबीर, तुकाराम, मालिक मोहम्मद, जायसी, तुलसीदास आदि व्यापक अर्थ में वे संत, भक्त, कवि और समाज सुधारक थे, जिसके विचारों का समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा।
सूफी संतों ने हिंदू और इस्लाम धर्म में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। इसके प्रयास ने इन दोनों जातियों में सहयोग और सहिष्णुता की भावना का विकास किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आदि प्रमुख सूफी संतों का तत्कालीन समाज एवं राजनीतिक पर प्रभाव पड़ा। यही सब हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, सूफी संतों के प्रयास के कारण हिंदू और मुसलमान धर्म और संस्कृति प्रभावित हुई। ये 2026 का मॉडल पेपर है आपका, समझ गए हैं? तो इसको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलेगा। अबुल फजल कौन थे? तो आपको पता होगा, आईन-ए-अकबरी या अकबरनामा जो लिखा था। अबुल फजल अकबरकालीन महान कवि, निबंधकार, इतिहासकार, राजनीतिक सेनापति और आलोचक थे। इसका जन्म 1557 ईस्वी में आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था। उसने 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसने कोषाध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री पद तक कार्य किया। अबुल फजल भारतीय इतिहास में से एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। उसमें दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की, यह है अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी। दोनों एक ही है, इसका तीसरा खंड है आईन-ए-अकबरी। अबुल फजल ने दोनों लिखा था, तो यहीं लिख सकते हैं। योगदान में 2-3 लाइन आप लोग अबुल फजल के बारे में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं मात्र। 1857 विद्रोह के ईस्वी के विद्रोह के क्या परिणाम हुए? इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? तो 1857 का विद्रोह आपको पता होगा, 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुआ था। इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। पहले चलता था ब्राउन बेस राइफल, उसके स्थान पे आया न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सुअर का चर्बी वाला कारतूस था। तो यही इसका मुख्य कारण था। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ गए? अब चलिए आगे। संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने का क्या रास्ता निकाला? तो संविधान सभा के प्रारंभिक सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी संविधान निर्माण की भाषा होनी चाहिए। इस पर जब किसी ने कहा कि सभी के सदस्य हिंदी नहीं समझते हैं, तो धुलेकर ने कहा कि जो सदस्य हिंदी नहीं समझते उन्हें सदस्यता से त्यागपत्र देकर चले जाना चाहिए। धुलेकर की इस टिप्पणी ने संविधान सभा में हंगामा खड़ा कर दिया। अंत में नेहरू जी के हस्तक्षेप के सदन में शांति हुई। ये सब लिख सकते हैं। 22 भाषा जो है संविधान में है। भारत का राज्य की भाषा हिंदी है, राष्ट्र कुछ नहीं है। कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट। कृष्णदेव राय तुलुव वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा थे। इसकी निगरानी भारत के प्रसिद्ध सम्राट में होते थे। वे एक महान योद्धा थे और युद्ध का संचालन स्वयं करते थे। वे सफल राजनेता और न्यायप्रिय शासक थे। 3-4 लाइन आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह पर भारतीय राष्ट्र आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? यह अंतिम क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर विशाल जन समूह का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, मतलब गुजरात के साबरमती आश्रम से जो खेड़ा तक उसने वहाँ पे आंदोलन किया था, समझ गए? इसी को बोलते हैं गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो इतना आपको याद रखना है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, समझ गए? 2-3 लाइन 5 लाइन जो होगा। ठीक है, वीडियो कैसे बना आप लोग कमेंट करके बताइए। और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बता देंगे, और साइंस का टॉप 100 लाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।